हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस लेसन में हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का स्वरूप। भारत विविधता की दृष्टि से एक प्रभावशाली देश। यदि हम भारत के भौगोलिक स्वरूप को देखें तो उत्तर की ओर हिमालय, उत्तर का मैदान, दक्कन का पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और 2 प्रमुख द्वीप समूह, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह। जिस तरह इस कलाकृति की दृष्टि से भारत में विविधता है, जलवायु की दृष्टि से विविधता है, ठीक उसी तरह भारत में जैव विविधता भी मौजूद है, जिसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी वह स्थिति है जिसके अनुसार एक क्षेत्र विशेष में तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि मौजूद हों, तो उस स्थिति को ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता भारत में करीब 81,000 वन्य जीव उपजातियां हैं, जबकि भारत में 47,000 वनस्पति जीवन उपजातियां मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है। जरूरत इस चीज़ की है कि उस जैव विविधता की हम सुरक्षा करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल कंजर्वेशन। दोस्तों, ये एक संगठन IUCN जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व में पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कदम उठाना है। IUCN द्वारा रेड डाटा लिस्ट भी जारी की जाती है, जिसमें उन जीव जंतुओं का उल्लेख होता है जिनकी संख्या तेजी से लुप्त हो रही है या संकट में है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि IUCN 1948 द्वारा पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो IUCN ने पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण अलग अलग भागों में किया है। पॉइंट नंबर 1, सामान्य जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या अच्छी मात्रा में है और जिनके सामने भी कोई खास खतरा मौजूद नहीं है। उन जातियों को, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की, उन्हें हम सामान्य जातियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जातियाँ, वे जातियाँ जो हमारी गतिविधियों की वजह से, शिकार जैसी गतिविधियों आदि के कारण संकट से घिरी हुई हैं, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियों के नाम से जानते हैं, जिनमें काला हिरन, शेर, पूंछ बंदर आदि का एक मुख्य स्थान है। नेक्स्ट, सुभेद जातियाँ। सुभेद जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या पर, जिनके संरक्षण पर यदि हमने बल नहीं दिया तो आने वाले समय में वे समाप्त हो सकती हैं। इनके अंतर्गत एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन और नीली भेड़ आदि का हम शामिल कर सकते हैं। दुर्लभ जातियाँ, वे संख्या जिनकी दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ, जीव जंतु पेड़ पौधों की वे जातियाँ जिनकी संख्या बेहद कम है, जिनकी सुरक्षा के लिए हमें स्पेशल तौर पर कदमों को उठाना जरूरी है। नेक्स्ट है स्थानिक जातियाँ। तो स्थानिक नाम से पता चल रहा है वे जातियाँ जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। इन जातियों के अंतर्गत अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और अरुणाचल प्रदेश में मिथुन का पाया जाना एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव या जानवर है। नेक्स्ट, लुप्त जातियाँ जो अब वर्तमान समय में हमारे सामने मौजूद नहीं है बल्कि लुप्त हो चुकी है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख और दर्जनों, सैकड़ों की संख्या में ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या जो बिल्कुल पूरी तरह क्या हो चुके, लुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जैव विविधता लगातार खतरे में है। किन कारणों से जैव विविधता के सामने संकट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये एक किसी जीव के साथ नहीं है, जंतुओं के साथ नहीं, पक्षियों के साथ नहीं, पादपों के साथ नहीं, लगभग चारों ओर एक भयानक संकट मंडरा रहा है। हम मनुष्य जीव जंतुओं की संख्या के लिए अलग अलग कारणों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करते। जीव जंतुओं की संख्या कम होने का पीछे अलग अलग कारक हैं। पिछले दिनों किए गए एक सर्वे में बताया गया कि स्तनधारी जीवों की करीब 79 जातियां नष्ट होने के कागार पर हैं। पक्षियों की करीब 44 जातियां नष्ट होने के कागार पर है और सरीसृपों की 15 जातियां, जबकि पेड़ पौधों की 1500 जातियां नष्ट होने के कागार पर है। बात आती है कि इनके नष्ट होने के लिए क्या कारण है। सबसे पहले जीव जंतुओं का अवैध शिकार। लगभग सभी जीवों के शिकार पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे जो शिकार होता है उसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। झूम कृषि, कर्तन और दहन कृषि,
जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में होती है, जिसमें किसानों द्वारा एक क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जलाकर खेती बाड़ी की जाती है। तो माना जाता है कि जीव जंतुओं की संख्या के कम होने के लिए झूम कृषि, कर्तन और दहन कृषि का भी एक बड़ा रोल है। नेक्स्ट, वनों की संख्या का निरंतर कम होना। हम चारों तरफ आज विकास गतिविधियों को चलते हुए देख सकते हैं, खनन गतिविधियों को देख सकते हैं। उन गतिविधियों के कारण वनों की लगातार काटा जा रहा है। एक देश में आमतौर पर 33% हिस्से में वनों का होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश में 21% भाग में ही वन मौजूद है। वन जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं। जब वन ही नहीं रहेंगे, जीव जंतु कहाँ से रह सकते हैं? इसी का परिणाम उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। नेक्स्ट, वनों में लगने वाली आग। समय समय पर देश के अलग अलग भागों में वनों में आग लगती रहती है, जिसकी वजह से वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है और स्वयं उन्हें भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा खनन गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां, विकास परियोजनाएं कहीं ना कहीं जीव जंतु, बढ़ता शहरीकरण जीव जंतु की संख्या के कम होने के लिए एक बड़ा कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि जैव विविधता किन कारणों से लगातार क्षरण हो रही है या नष्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में वनों का स्वरूप। दोस्तों, जैसे आपको बताया गया, वन हमारे जीवन का आधार है, वन्य जीवों का आधार है, पर्यावरण की सुरक्षा का बेसिस है। जलवायु को बेहतर बनाए रखने में इनका एक बड़ा रोल होता है। एक देश में 31% में वनों का होना जरूरी है, परंतु भारत में वनों की संख्या वर्तमान समय में 21% के करीब देखने को मिल रही है। वनों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: आरक्षित वन, रक्षित वन एंड अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन जो देश में आधे से अधिक भाग वन क्षेत्र आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। इन वनों को काफी मूल्यवान माना जाता है। नेक्स्ट, रक्षित वन, इनके अंतर्गत करीब देश के वनों का 1/3 हिस्सा आता है। नेक्स्ट, अवर्गीकृत वन, जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया, जिसमें सभी प्रकार के अन्य वन आ गए, बंजर भूमि आती है। इनके संरक्षण का कार्य सरकार और समुदाय के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन क्षेत्रों की मात्रा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में वन्य जीवों का संरक्षण। सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? भारत सरकार द्वारा आज़ादी के पश्चात से ही तरह तरह के कदमों को उठाया गया ताकि हम वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। इस संदर्भ में वन्य जीव रक्षा अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया, जिसके तहत वन्य जीवों की रक्षा के लिए तरह तरह के कदमों को उठाने की घोषणा की गई। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में जीव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई ताकि जीव जंतुओं को हम बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा अलग अलग भागों में सेंचुरीज बनाई गई, साथ ही नेशनल पार्कों की स्थापना की गई ताकि उनकी सुरक्षा वास्तव में सही ढंग से हो सके। इसके अलावा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया ताकि टाइगर जिनकी संख्या तेजी से नष्ट हो रही है, उनकी संख्या के नष्ट होने के कारणों का पता लगाया जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए और उनके संरक्षण के लिए सरकार ने तरह तरह के प्रयास भी किए। 1992 में सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया ताकि हाथियों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जाए। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लेंथ पवित्र नदियों में से एक। 2008 में सरकार ने लोगों का ध्यान गंगा नदी की पवित्रता की तरफ लाए जाने के लिए, संरक्षण में लोगों के सहयोग के लिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2009 में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 2010 में सरकार द्वारा NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्माण किया ताकि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, केसेस हैं, उनकी तुरंत सुनवाई की जा सके। पिछले दिनों 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाकर उनके संरक्षण का प्रयास किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार शुरू से ही समर्पित रही है और उन्होंने कदमों को उठाया, लेकिन इस दिशा में और ज़्यादा कदमों को उठाए जाने की ज़रूरत है। बात आती है कि पर्यावरण रक्षा में समुदाय का क्या रोल है। पर्यावरण, हमारे चारों ओर के वातावरण, पर्यावरण की शुद्धता, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है।
इस संदर्भ में शुरू से ही कदम उठाए जाते रहे हैं और आज भी कहीं कुछ अलग अलग स्तरों पर समुदाय के सहयोग को हम पर्यावरण की रक्षा में देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का बिश्नोई समुदाय जो खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानता है, काले हिरणों की रक्षा करता है, अन्य जीव जंतुओं की रक्षा के लिए भी कदमों को उठाता है। राजस्थान के ही अलवर में 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया गया, यहाँ के लोगों के सहयोग से ही। इसी तरह लगभग सभी धर्मों में प्रकृति संरक्षण की बात कही गई है। हिंदू धर्म में पीपल, आम, तुलसी, मुस्लिम धर्म में खजूर, अंजीर, जैतून और अन्य धर्मों में भी प्रकृति संरक्षण का आह्वान किया गया। प्रकृति को बचाने की, सेव करने की, संसाधनों का मिसयूज न करने की बात कही गई है। दोस्तों 2000 गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र 1973 में जब यहाँ इस क्षेत्र में वृक्षों की कटाई एक बड़े पैमाने पर शुरू की गई तो सिचुएशंस में यहाँ का समुदाय एकजुट हुआ। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने चिपको आंदोलन को शुरू किया, जिसके अंतर्गत लोगों ने पेड़ों से चिपक उन्हें कटने से रोका। देखते देखते चिपको आंदोलन का विस्तार आसपास के गांवों में हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार ने इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और चिपको आंदोलन अन्य पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक प्रमुख बेस बना। इसी तरह उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक में 1980 में अपीको आंदोलन चला। जब सरकार ने व्यापारिक वृक्षों के संदर्भ में कदमों को उठाया, पेड़ों को काटने की कोशिशें की, तो लोगों ने उसका विरोध करने के लिए अपीको आंदोलन को चलाया। नेक्स्ट टिहरी क्षेत्र में, उत्तराखंड के टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन चला कि जो हमारे प्राकृतिक बीज हैं उनकी सुरक्षा की जाए। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में बांध विरोधी आंदोलन चले, क्योंकि बांधों को भी कई दृष्टियों में पर्यावरण के खिलाफ माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, देश के अलग अलग भागों में और भी अन्य बांध विरोधी आंदोलन चले। दोस्तों, वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।